मुंबई में मंथन होना था, तीसरी मीटिंग थी और कई बड़े और सख्त फैसले लिए जाने की उम्मीद थी। देश के बड़े बड़े नेता तीसरी बार मिल रहे हों और ये फैसला ना हो पाए कि चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा, तो क्या कहा जाए। चेहरा तो छोड़ दीजिए, गठबंधन का कोई साझा प्रोग्राम या फिर कोई लोगो तक जारी नहीं हुआ। अब ना तो जनता को समझ आ रहा है कि मीटिंग क्यों हुई और ना ही हमें कुछ खास समझ आया है। कुछ बेहद महीन और बेसिक फैसले 2 दिन के मंथन के बाद लिए गए हैं और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस मीटिंग में अगली मीटिंग की तारीख और जगह तक फिक्स नहीं हो पाई है। पीएम मोदी का मुकाबला करने की बातें INDIA ब्लॉक में मौजूद हर नेता कर रहा है, लेकिन वो मुकाबला होगा कैसे, इसका जवाब किसी के पास नहीं दिख रहा है। आप खुद देख लीजिए। देश की जनता दिन भर एक न्यूज चैनल से दूसरे न्यूज चैनल तक सर्च करती रही। हम खुद दिन भर टकटकी लगाए रहे, मुंबई में अपने परिचितों से फोन पर बात करते रहे। लग रहा था कि इंडिया गठबंधन आएगा तो कुछ बड़ा धमाका करेगा। लगा था कि गठबंधन को कोई संयोजक आज मिल ही जाएगा। लगा था कि इंडिया गठबंधन कोई लोगो आज लॉन्च कर ही देगा। लगा था कि इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग पर कोई खबर देगा। इतनी उम्मीदें थी, लेकिन जो सलामी बल्लेबाज इंडिया गठबंधन ने भेजा, उसी से कुछ साफ हो गया कि मीटिंग में क्या हुआ और कितना हुआ। ओपनिंग बैट्समैन आए शिवसेना यूबीटी के संजय राउत, जो सिर्फ माहौल बनाकर चलते बने। दूसरे छोर से आए उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे, जिन्होंने कुछ बेसिक सी बातें बताई और साफ कर दिया कि 2 दिन में कुछ काम हुआ तो सिर्फ टैगलाइन लॉन्च करने का। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे खुद उद्धव ठाकरे। पुराने अंदाज में ही कुछ बातें बीजेपी के खिलाफ कही और ऐसा आभास कराया कि भविष्य में शायद इंडिया गठबंधन कोई बड़ा फैसला ले पाएगा। मिडिल ऑर्डर में नंबर 4 पर उतरे मल्लिकार्जुन खड़गे। इंडिया गठबंधन की मीटिंग से पहले ही ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि खड़गे को संयोजक बनाने पर मोहर लग सकती है। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं और वो भी कुछ बातें कहकर माइक अगले नेता को थमा गए। नंबर 5 पर आए बिहार के दिग्गज नीतीश कुमार। इनकी पार्टी इन्हें पीएम बनाने की दावेदारी गाहे बगाहे पेश करती रही है, लेकिन आज भी वो गठबंधन की मीटिंग के फैसले बताने की बजाय बीजेपी के खिलाफ बात करते ही नजर आए। नंबर 6 पर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन पिच पर उतरे, लेकिन कहने को ज्यादा कुछ था नहीं, तो गठबंधन पर बात करने की बजाय 2024 के चुनावों में जीत का दावा करके ही माइक अगले नेता को थमा गए। इसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पिच पर आए। गठबंधन को 140 करोड़ भारतवासियों का समूह बताकर शुरुआत की और अपनी बात खत्म की बीजेपी पर आरोप लगाकर। नंबर 8 पर बिहार से बीमार और बुजुर्ग नेता लालू यादव आए। गठबंधन पर तो ज्यादा कुछ नहीं बोले, लेकिन राहुल गांधी के नाम की वकालत जरूर कर गए। नंबर 9 पर सीताराम येचुरी आए और चंद शब्दों में अपनी बात खत्म कर माइक 10वें नंबर के गेंदबाज राहुल गांधी को थमा गए। राहुल गांधी ने वही बातें बताई जो पहले और दूसरे नंबर के बल्लेबाजों ने बताई थी, बस इतना जोड़ दिया कि ये फैसले बेहद ताकतवर फैसले हैं। तीसरी मीटिंग संपन्न हुई और दिन ब दिन इंडिया मजबूत होते जा रहा है। 2 महत्वपूर्ण बातें डिसाइड की गई। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी, जल्दी से जल्दी जो सीट शेयरिंग का मामला है उसको हम डिस्कस करके उसमें हम रेजोल्यूशन निकाल देंगे। राहुल गांधी जी को भी हम काफ़ी मजबूती के साथ विश्वास हम लोग दिलाते हैं कि हम सब एकजुट हो करके सभी लोगों को एकोमोडेट करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू होगा। अब कोई ठिकाना नहीं है, चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है, इसलिए हम लोगों को भी तो अलर्ट रहना न पड़ेगा। इंडिया गठबंधन ने मुंबई में 2 दिन के मैराथन मंथन के बाद 5 समितियां बनाने पर मुहर लगाई। समन्वय समिति जिसमें 14 सदस्य होंगे, प्रचार समिति जिसमें 19 सदस्य होंगे, सोशल मीडिया वर्किंग ग्रुप जिसमें 12 मेंबर होंगे,
मीडिया वर्किंग ग्रुप जिसमें 19 मेंबर होंगे और रिसर्च वर्किंग ग्रुप जिसमें 11 सदस्य होंगे। मुंबई में इंडिया गठबंधन के नेता आए तो थे अपनी सियासी पिच तैयार करने, लेकिन इन्हें खेलना पड़ा केंद्र सरकार की पिच पर। अपने गठबंधन के एजेंडे से ज्यादा ये इंडिया ब्लॉक सांसद के विशेष सत्र के एजेंडे पर चिंतित नजर आए। ये इंडिया गठबंधन की तीसरी मीटिंग थी। एकजुटता की बात शुरू हुई थी बिहार में हुई मीटिंग से। 23 जून को पटना में हुई इस मीटिंग में 15 राजनीतिक दल पहुंचे थे और मीटिंग में जो एक फैसला हुआ था वो ये था कि अगली मीटिंग फिर से होगी। अच्छी मुलाकात हुई है और एक साथ चलने की सहमति हुई है और उसके बाद अगली मीटिंग कुछ ही दिनों के बाद सब पार्टियों की एक और की जाएगी, ताकि उसमें आगे का जो कुछ भी होता है, जो एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है। इसके बाद बेंगलुरु में विपक्ष की मीटिंग हुई। इस बार मीटिंग में शामिल होने वाले राजनीतिक दलों की संख्या बढ़ गई थी। 18 और 19 जुलाई को मीटिंग में 26 राजनीतिक दल पहुंचे थे और इस मीटिंग में भी अगली मीटिंग होने की बात ही हुई थी। यह हमारी दूसरी बैठक है और बहुत प्रोडक्टिव काम हुआ आज। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए ये नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। और तीसरी मीटिंग में क्या निकला वो तो आप जान ही चुके हैं। अब जरा ये भी जान लीजिए कि किस राज्य से कौन से बड़े चेहरे इंडिया गठबंधन की मीटिंग में शामिल रहे। जम्मू कश्मीर से उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, पंजाब से आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, दिल्ली से अरविंद केजरीवाल, दिल्ली से सोनिया गांधी और राहुल गांधी, बिहार से नीतीश कुमार और लालू यादव, झारखंड से हेमंत सोरेन, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी और सीपीएम से सीताराम येचुरी, तमिलनाडु से एमके स्टालिन। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को अगर छोड़ दें तो बाकी सभी राजनीतिक दल किसी एक राज्य या फिर एक इलाके में ही ज्यादा ताकतवर हैं। तो वो राज्य कौन कौन से हैं वो भी जान लीजिए। कांग्रेस की इस वक्त कर्नाटक, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अलावा हिमाचल प्रदेश में भी सरकार है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब में सरकार है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। केरल में लेफ्ट पार्टियों की सरकार है, जबकि बंगाल में टीएमसी की सरकार है। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, जबकि बिहार में आरजेडी और जेडीयू की साझा सरकार है। यानी कुल 11 राज्यों में इंडिया गठबंधन की सरकारें हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे राज्य हैं जहां इंडिया गठबंधन में शामिल दल मजबूत स्थिति में हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी। हालांकि इंडिया गठबंधन के मुकाबले उन राज्यों की संख्या ज्यादा है जहां बीजेपी और उसके सहयोगियों की सरकार है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। हरियाणा में एनडीए की सरकार है। मध्य प्रदेश और गुजरात में बीजेपी का शासन है। महाराष्ट्र और गोवा में एनडीए की सरकार है, जबकि असम के साथ ही त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड के साथ ही अरुणाचल प्रदेश में भी बीजेपी और उसके सहयोगियों की सरकारें हैं। कुल 13 राज्यों में एनडीए की सरकारें हैं। कई बड़ी आबादी वाले राज्यों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा है, जबकि कई बड़े राज्यों में एनडीए की सरकारें हैं। अब ये आसान शब्दों में समझ लीजिए कि देश की कितनी फीसदी आबादी पर इंडिया गठबंधन का शासन है और एनडीए का शासन देश की कितनी आबादी पर है। इंडिया शासित राज्यों में देश की 48.02% आबादी रहती है, जबकि एनडीए शासित देश के राज्यों में 43.48% आबादी रहती है। आबादी के लिहाज से भारत की बड़ी आबादी पर इंडिया गठबंधन ही राज करता है, लेकिन वोट शेयर में तस्वीर बदल जाती है। जब वोटर लोकसभा के लिए वोट डालता है तो वो राज्यों के चुनावों से अलग सोच होती है। वोट शेयर की बात करें तो इंडिया गठबंधन के पास करीब 38% वोट शेयर और 158 लोकसभा सीटें हैं, जबकि बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन के पास 45% वोट शेयर और 341 लोकसभा सीट है। अब लालू यादव ने एक बार फिर राहुल गांधी को नेता बनाने की तरफ इशारा किया है, जबकि एनडीए की तरफ से चेहरा है नरेंद्र मोदी।
और 2019 के चुनावों की बात करें तो कांग्रेस के पास सिर्फ 52 लोकसभा सीट थी, जबकि बीजेपी के पास 303 सीटों के आंकड़े तो इंडिया गठबंधन के खिलाफ हैं, जिन्हें बदलने के लिए इस गठबंधन को जनता के बीच पहुंचने के लिए पसीना बहाना पड़ेगा।